हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपकी चैनल का नाम है स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। और आज हम बीच में एक नया टॉपिक और ले लिया है स्टूडेंट्स की डिमांड पर। और ये बहुत छोटा टॉपिक है, छोटा वीडियो है। और जो टॉपिक है उसका नाम है एस, ई एस या आई एस का प्रयोग कहाँ करेंगे। हम टेंस पढ़ रहे हैं अभी, और टेंसों के दौरान ये सब्जेक्ट बार बार आ रहा है, ये विषय उठ रहा है बार बार कि एस या ई एस या आई एस का प्रयोग एक बार हमें बताने का एक्सक्लूसिवली प्रयास करें। तो हम इसीलिए आज ये टॉपिक लिए हैं और इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, आप ये जान लें कि एस, ई एस और आई एस का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो पहले तो ये चीज़ जान लें कि हमने जब टेंस पढ़े हैं तो उसमें एक टेंस पढ़ा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उस समय जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो पहला वाला सेंटेंस है, जो सकारात्मक वाक्य है, उस वाक्य में हमने वर्ब के साथ में एस और ई एस का प्रयोग किया था, बताया था। और ये कब बताया था? ये हमने कहा था कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो एक बार ये जान लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यदि इसके अंदर सब्जेक्ट आपका एक वचन है और थर्ड पर्सन है तभी इसको हमें काम में लेना है, अदरवाइज बहुवचन में काम में नहीं आता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे हम बढ़ते हैं। जैसे राम है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो। छोटा सा एग्जाम्पल है, आप बहुत समझ जाएंगे आसानी से। हमने बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब भी एस और ई एस काम में आएगा तो हमारे कहाँ काम में आएगा बच्चों? केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और ये भी कब? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ये कहाँ आता है? तो हमने कहा था कि यदि आपका सब्जेक्ट, ये जो राम सब्जेक्ट है, ये आपका एक वचन हो तो राम तो एक ही है, और थर्ड पर्सन भी है। थर्ड पर्सन हमने बता रखे हैं आपको, ही है, सी है, इट है, नाम है या कोई नाउन है, ये सब थर्ड पर्सन हैं। तो ये राम आ गया, एक वचन है। और हमने पहले ही कहा है कि इसके बाद में एस या ई एस, जो वर्ब आप देख रहे हैं गो, वर्ब कौन सी है? ये गो है। तो गो के साथ में आपको एस या ई एस का यूज़ करना है। तो हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं ई एस, तो और फुल स्टॉप। तो सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि हमें यूज़ कहाँ करना है, हमें इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। तो इसकी आवश्यकता एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि इसकी आवश्यकता में प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वाक्य हैं, या जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य हैं उन वाक्यों में पड़ेगी। और उन वाक्यों में भी केवल वहीं पड़ेगी जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है या कर्ता आपका एक वचन है। बहुवचन के साथ में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अब हम आगे चलते हैं कि एस लगाना है या ई एस लगाना है या हमें आई ई एस लगाना। अब हम आगे चलते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं कि ई एस या एस या आई एस, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? एक नंबर से। एक नंबर में लिखा है ई एस का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आपको दो तीन चीज़ छोटी छोटी याद करनी पड़ेगी। कौन सी है? कि जो हमारी वर्ब है और उन वर्ब के अंत में ये वाले अक्षर आए, देख लो आप कौन से? सी एच है, एस एच है, ओ है, डबल एस है, जेड है, अंत में है तो ई एस लगेगा। हालांकि जब भी आप देखें यदि कोई वर्ब आपके सामने आ रही है उसमें बहुत आसान है कि ये अक्षर लास्ट में है दोनों साथ। जैसे सी एच है तो सी एच ही आना चाहिए, केवल एच नहीं। ऐसे एस एच है तो एस एच ही साथ में आना चाहिए, अकेला एच नहीं। ऐसे कौन सा हो गया? ओ हो गया, डबल एस हो गया और जेड हो गया। इतना सा आपको याद करना है। यदि ये अक्षर किसी वर्ब के अंत में आते हैं तो हमें इनके सीधा ही ई एस लगाना है, यहाँ पर एस नहीं लगेगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल देखेंगे तो आप बहुत आसानी से और सीख जाएंगे। जैसे वर्ब लिखी हमने टीच, टी ई ए सी एच, आप देखो इसके अंत में क्या है, दिख रहा है क्या आपको? ये सी एच, तो सी एच को हमने क्या लगाया? यहाँ पर ई एस लगा दिया। ऐसे ही रीच, आर ई ए सी एच, यहाँ भी सी एच आ गया, यहाँ भी सी एच था और आपने क्या इसका ऐड कर दिया? ई एस जोड़ दिया। ऐसे ये देखो एस एच आ गया, एस एच से क्या लगा दिया आपने? ई एस लगा दिया। ऐसे ही आर यू एस एस रस, यहाँ क्या है? एस एच,
इसके भी आपने ई एस लगा दिया। ऐसे ही डिस्कस, ये डबल एस आ गया, डबल एस के आपने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया। तो ऐसे पास है, ये डबल एस, अंत में डबल एस है, तो आपने इसके लगा दिया ई एस। देख लिया आपने। तो ये जो जितने अक्षर बताएं, सी एच है, एस एच है, ओ है, डबल एस है और जेड है, ये किसी वर्ब के या शब्द के अंत में आते हैं। तो हमें जब ये चीज़ें लगानी पड़े तो इनमें से हम ई एस को ही लगाएंगे, एस या आई ई एस नहीं आएगा। कुछ इसके और भी एग्जाम्पल, जैसे गो है, गो में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ के हमने लगा दिया ई एस। ऐसे डू है, डू में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ के आपने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया। ऐसे डबल जेड आ गया, जेड आ गया, तो जेड आएगा तो आप क्या करेंगे, इसमें आपने ई एस लगा दिया। ऐसे ही मिक्स और रिलैक्स, इनके भी अंत में एक्स आ रहे हैं और हमने क्या ऐड कर दिया है, ई एस। तो आप यहाँ से समझ गए बच्चों कि ऐसे वर्ब, ये नाउन्स में भी काम आता है, ऐसे वर्ब या नाउन्स जिनके अंत में सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, डबल एस हो और जेड अंत में आए, तो इनके जब भी आपको यूज़ करने की आवश्यकता पड़ी तो आपको क्या करना है, बहुत आसान है, ई एस लगा देना। एक काम तो हो गया आपका, यहाँ पर ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब आगे चलते हैं, आई ई एस का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसका प्रयोग है, आई ई एस का। तो ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे कि आपको कई ऐसे वर्ब या वर्ड या नाउन मिलेंगे कि जिनके बाद में आपको पहले तो व्यंजन शब्द आएगा, अक्षर आएगा और उसके बाद में वाई आएगा। दो चीज़ आप देखेंगे इसके अंदर, अंत वाले दो अक्षर देखेंगे, अंत वाले दो अक्षर। जैसे ये कोई शब्द है, ये वाला और ये वाला अक्षर देखना आपको, शुरुआत वाला नहीं देखना है। और ये दोनों इसी प्रकार से हो, कॉन्सोनेंट भी हो, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, व्यंजन का मतलब जो अक्षर आप जानते हैं कि स्वर के अलावा। तो स्वर के अलावा स्वर कौन कौन से हैं, मैं एक बार लिख के बताता हूँ। आपके स्वर हैं अंग्रेजी के अंदर ए, ई, आई, ओ और यू, ये अंग्रेजी में आपके स्वर हैं। यदि इन लेटर्स या अक्षर के अलावा कोई आपका अक्षर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो व्यंजन है, या अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो यदि ये दोनों साथ में आए, कॉन्सोनेंट भी आए और वाई भी आए, जैसे मैं उदाहरण लिख देता हूँ, आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे ये बी और वाई है, अब ये दोनों साथ साथ आ गए, अंत में आगे कि नहीं आगे, तो हम इसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो यदि कॉन्सोनेंट और वाई साथ में आए, अंत में हो, तो हमें आई ई एस का प्रयोग करना है। अब उदाहरण लेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे इसको। ये सी आर वाई और सी आर वाई अंत में क्या आ रहा है, दो अक्षर देखो आप, एक तो आ गया आर और एक आ गया वाई। तो हमने पहले कहा था आर क्या है, आर कॉन्सोनेंट है, वाई क्या है, वाई हमने लिखा है, वाई अंत में आ रहा है। तो जब भी इस प्रकार की स्थिति अपने सामने आए तो हमें क्या लगाना है, हमें वाई को हटा देना है। ये हमने वाई को हटा दिया और इसकी जगह क्या लिखेंगे, आई ई एस। दोबारा और देख लें कि जब भी इस प्रकार से कोई शब्द में अंत में आपको एक तो व्यंजन मिले और उसके बाद में वाई मिले, तो इनमें हमें आई ई एस लगाना है, लेकिन उसके पहले जो वाई अक्षर है उसको आपको हटा देना और यहाँ पर आई ई एस हमने लिख दिया। जैसे सी आर हो गया और वाई को हटाकर आई ई एस कर दिया। ऐसे बच्चों यहाँ देखो डब्ल्यू ओ डबल आर वाई, यहाँ आर वाई आ गया तो हमने वाई को हटा दिया और डब्ल्यू ओ डबल आर आई ई एस कर दिया, सही है। ऐसे एच यू डबल आर वाई आ गया, अंत में आर वाई है तो हमने फिर यहाँ पे वाई को हटाकर आई ई एस कर दिया है। ऐसे ही देखिए फ्राई, एफ आर वाई, वाई को हटाकर आई ई एस कर दो। ऐसे टी आर वाई, वाई को हटा दिया, आई ई एस लगा दिया। एम्प्लॉय, ई एम पी, अब ये मैंने एग्जाम्पल अलग से लिया है, देखो आपको थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए। ई एम पी एल ओ वाई, दोबारा देखो आप, ई एम पी एल ओ वाई। अब अंतिम दो अक्षर देखिए, अब एक तो आ रहा है वाई और वाई के पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो ओ क्या कॉन्सोनेंट है क्या, या व्यंजन है, नहीं है। क्या है ये स्वर है, जैसे ओ लिखा है मैंने, देखो ओ यहाँ पर आ रहा है, ए ई आई ओ यू, जिसका हमने स्वर आ गया। तो जब स्वर आए तो हमें इसके आई ई एस नहीं लगानी है, वाई भी नहीं हटेगा और सीधा ही हम इसके लगाते हैं एस। देखो हमने यहाँ एस जोड़ रखा है, तो इसको याद रखना कि वाई देखते ही आपको आई एस नहीं करना है, वाई के पहले एक और अक्षर देखना है जो कि कॉन्सोनेंट हो, स्वर नहीं हो। तो ये आपने सीख लिया दूसरा नियम।
आप समझ गए दूसरा नियम, बहुत आसान है ना। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमें ऊपर आपने देख लिया इसका ES का प्रयोग और यहाँ आपने देख लिया IES का प्रयोग कहाँ होगा कि जब भी आपके अंतिम दो अक्षरों में पहला कॉन्सोनेंट हो, दूसरा Y हो, तो वहाँ पर IES लगाना है। और IES जोड़ते समय बच्चों क्या करेंगे आप, Y को हटा देंगे और IES लिख देंगे, जैसे अपन ने इन सारे उदाहरणों में किया है। केवल एक उदाहरण मैंने आपको एम्प्लॉय वाला दिया था कि जिससे आपको बीच में ही पता लग जाए, आपकी टेस्टिंग हो जाए, आप कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि यहाँ Y के पहले O आ गया तो हमने इसको IES नहीं लगाया है और क्या लगाया है, S लगाया है। अब तीसरा आता है S, और देखो कितना आसान हो गया आपके लिए। इन सब के अलावा ये हो गया और ये हो गया। यदि ऐसी परिस्थिति नहीं आती है आपके सामने तो जो बचे हुए हैं उन सभी के पास आप क्या लगा दोगे, S लगा दोगे। आपको सब में S लगा सकते हो आप, समझ गए आप। S से सभी के साथ में S का प्रयोग करना है। अब देखें उदाहरण लेते हैं, ईट है। देखो अब ईट में ऐसे वाले उदाहरण नहीं है ना, न CH है, न SH है, न Y वाले है, तो हमने जोड़ दिया ईट्स S कर दिया। ऐसे ही प्ले है, प्ले में क्या कर रखा है, PLY है, Y अंत में है लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, स्वर है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्लेज कर दिया। ऐसे राइज है, राइज की S लगा दिया है। ऐसे लुक है, लुक के हमने S लगा दिया है। तो ये कौन से उदाहरण है, ये S वाले उदाहरण है। लेकिन पहले ये दो नियम आप लागू कर दें। यदि ये अक्षर आए या Y वाला है, Y वाला आता है तो आपको IES लगाना है। यदि ये अक्षर CH है, SH है, O वाले है, SS वाले हैं, ये आते हैं तो आपको ES लगाना है। जब आपने ES लगा दिया और IES लगा दिया, ये आप जान गए कहाँ लगते हैं, तो जहाँ इन दोनों का प्रयोग नहीं है तो वहाँ किसका प्रयोग होगा, S का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब आगे कुछ मिक्स में हमने एग्जाम्पल लिए आपको एक बार पुनः इस चीज़ की टेस्टिंग करने के लिए। क्या एक्सरसाइज है, ये लिखा है रेज, RAISE। आप बताइए क्या आएगा इसमें, बता सकता है कोई। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ये वाले दोनों ऊपर वाले नियम लागू नहीं हो रहे, तो हमने सीधा ये लगा दिया इसको RAISE और S और जोड़ दीजिए आप। ऐसे BUY और BUY में क्या लगाना आपको, Y तो है लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, S लगा देंगे सीधा ही। ऐसे MARRY, इसमें क्या करेंगे, जो Y भी है और कॉन्सोनेंट भी है, तो हमें Y को हटा कर क्या करना है, यहाँ पर IES लगाना है। MARRY को हटा दिया, IES। ऐसे मैच, इसमें CH आ गया तो CH वाले में क्या करते हैं आप, देखो ऊपर क्या कर रहा है, ES लगाना आपको। ऐसे कीप आ गया, कीप में कोई नियम लागू नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ S लगा दो आप सीधा ही, जहाँ नियम लागू नहीं हो वहाँ S लगा दो। ये रन आ गया, रन में भी कोई नियम नहीं लगता है तो यहाँ S लगा दो। तो इस प्रकार से आपके ये जो वर्ब है आपने इनके S, ES या IES लगाना सीख लिया है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं जाते जाते आपको अंत में, हमने शुरू में एक तो ये बताया कि लगते कहाँ हैं, अब मैं आपको ये भी कह दूं कि ये कहाँ नहीं लगते हैं। तो ये नहीं लगते हैं कि हमने सीखे हैं आपके 4 प्रकार के वाक्य बनाते हैं। अफर्मेटिव बनाते हैं, आपको पता है पहला वाक्य, दूसरा बनता है नेगेटिव, और तीसरा बनता है आपका इंटेरोगेटिव, और चौथा बनता है आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव। मैंने IN लिख दिया इसको। ये प्रश्न वाले हैं, ये भी प्रश्न वाले हैं, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव माने नो वाले वाक्य है। और इन तीनों में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, डज का। तो जब भी आप डज कहीं देखते हैं तो ये अपना नियम वहीं फेल हो जाता है, क्योंकि ES को हमने यहाँ लगा रखा है, ये मान लो आप। तो यहाँ S या ES या IS प्रयोग नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, जहाँ आपने ये देख लिया कि डज का उपयोग किया जा रहा है सेंटेंस में, तो S, ES और IS कभी भी नहीं आएगा। केवल और केवल कहाँ आता है, अफर्मेटिव में आता है, और वो भी फर्स्ट या सिंगुलर के साथ में आएगा, थर्ड पर्सन के साथ में आएगा। तो यहाँ तो काम में होगा और यहाँ इन तीनों में काम में नहीं आएगा। जब ये काम में आ रहा है यहाँ, तो हमने इसके 3 नियम बता दिए और इन नियमों से आप इसको शायद आसानी से बनाना सीख गए होंगे। तो बच्चों मैं इसी के साथ मैं वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ और आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने इतना समय दिया और इसको जानने का आपने प्रयास किया। मैं समझता हूँ आप सीख गए होंगे। और यदि भी आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक करना, शेयर करना